हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आरआरबी जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस के साथ। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो हम लोग ये बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 15,210 जीएस से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोग अभी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, हिस्ट्री हमने कर रखा है, पॉलिटी कर लिया हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स का, और ज्योग्राफी कर लिया है। इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों ने काफ़ी सारा कर लिया है क्वेश्चंस। आज हम लोग जहाँ तक कर लिए हैं उसके आगे करना शुरू करेंगे। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है उसके बारे में आप कमेंट करेंगे। हम लोगों के एंड से, हमारी टीम के एंड से आपको किस रूप में सहयोग चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके प्रिपरेशन में हम लोग जिस प्रकार मदद कर सकते हैं वैसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने 799 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग यहाँ से 800 क्वेश्चन नंबर 800 से स्टार्ट करेंगे। महिला और बाल विकास की योजनाएं, स्कीम फॉर वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नई रोशनी जो है वो नेतृत्व विकास कार्यक्रम है। नई रोशनी भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है। 16 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए यह योजना है। इसकी शुरुआत 12-13 में की गई थी। ठीक है। नई रोशनी याद रखना है। नई रोशनी किसके लिए हुआ? अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास के लिए, इनके नेतृत्व में विकास के लिए। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मिशन वात्सल्य किशोर न्याय अधिनियम डैश के तहत परिभाषित किए गए अनुसार राज्यों और जिलों के साथ साथ साझेदारी में बच्चों के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा का संचालन किया गया है। ये अधिनियम जो है आपका 2015 है, 2022 में हुआ था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से एक केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य नाम है इसका, यानी बाल संरक्षण सेवा शुरू की है, जिसका लक्ष्य भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए किशोर न्याय अधिनियम कानून 2015 के तहत सुविधा मुहैया करना तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना था, जिसके लिए जुलाई 2022 में अधिसूचना जारी की गई थी। पंचायत के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधियों EWRS के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? पंचायत के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण की शुरुआत की? तो वो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अमृत योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अमृत योजना का नाम जो है अमृत योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और उसका उद्देश्य जो है अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है अमृत योजना का नाम। और जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने की एक पहल है। देखिए अमृत योजना है क्या? तो अमृत योजना है आदिवासी क्षेत्रों में जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला है, उनके पोषण की ज़रूरत जो है, उनको क्या मिलना चाहिए सहायता, उनको पोषण क्या मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस योजना का नाम बनाया गया है जिसका नाम अमृत योजना है। अमृत योजना का नाम अब किसके नाम पर रख दिया गया है? अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की। अस्मिता योजना की शुरुआत जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई है। अस्मिता योजना की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, अस्मिता योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर
की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ का परियोजना को मंजूरी दिया है? 8। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2018 में सुरक्षित शहर बनाने के लिए निर्भया निधि के तहत 2,919 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। निर्भया निधि महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रस्तावों का अनुमोदन करती है। निर्भया के अंतर्गत भारत के 8 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ में महिलाओं के लिए की सुरक्षा के प्रति विस्तृत कार्य योजना लागू की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 2015 में शुरू की गई थी। 2015 में नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से ये शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोककर लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों को सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खातों का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। 4 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के लिए विशेष जमा योजना सुकन्या समृद्धि खाता का शुभारंभ किया। यह खाता बालिका के माता पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम उसके जन्म लेने के 10 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकेगा। इस खाते में निवेश की न्यूनतम सीमा जो है वो 250 रुपये का तथा अधिकतम सीमा जो है 1.5 लाख रुपए है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है बाल संरक्षण योजना जो है 2009-10 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की शुरुआत की गई है। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है मातृ वंदन योजना का। और इस योजना के अंतर्गत उन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपये का नकद लाभ मिलता है। 5,000 रुपये का नकद लाभ मिलता है जिस होता है जिन्होंने प्रसव का प्रारंभिक पंजीकरण, प्रसूति जांच, बच्चे का जन्म पंजीकरण तथा परिवार के पहले बच्चे के लिए टीकाकरण का पहला चक्र पूरा कर लिया है। नई रोशनी योजना जो है देश की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। ये अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शुरू की गई जो एक सरकारी योजना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2012-13 में शुरू किया गया था। वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वन स्टॉप सेंटर योजना का जो शुभारंभ है वो 1 अप्रैल 2015 से हुआ था। 1 अप्रैल 2015 को वन स्टॉप सेंटर का शुरुआत हुआ है। लोकप्रिय रूप से सखी के रूप में जानी जाने वाली इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई? सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई? अहमदाबाद में। गिफ्ट शहर मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का जो है वो कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद में बनाया गया है। यह देश की पहली अपनी प्रकार की स्मार्ट सिटी होगी। यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है देश की अपनी अलग टाइप की एक पहली स्मार्ट सिटी होगी। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत उप योजना के रूप में आरंभ की गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत।
सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक उप योजना के रूप में 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया है? कुटुंबाश्री को लागू करने वाला राज्य जो है केरल है। कुटुंबाश्री क्या है? तो 1998 में केरल राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीब उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म ऋण और उत्पादक उद्यम स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की योजनाएं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की योजनाएं स्कीम्स फॉर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ क्रियान्वित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अगस्त 2022 तक द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार को प्रति वर्ष किस राशि तक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया जाता है? 5 लाख तक के लिए हुआ था। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है प्रधानमंत्री, उसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना को भी इसके साथ अटैच किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA तथा राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ क्रियान्वित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत अगस्त 2022 तक द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख, ठीक है, तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। वर्तमान में अभी जो है मतलब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है? केंद्रीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए, जनवरी 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है। ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरीज का उद्देश्य देश भर में डॉक्टरों को विभिन्न तरह की कैंसर बीमारी की जल्दी पहचान, रोकथाम, दर्द में कमी लाने, पुनर्वास तथा उपचार के रूप में शिक्षित करना है। मतलब ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल जो है वो बेसिकली ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर से संबंधित है, और ये ट्यूटोरियल इसलिए किया गया है ताकि डॉक्टरों में ये अवेयरनेस हो और कैंसर को जल्दी पहचाना जा सके। आमतौर पे होता है कि कैंसर जब पूरी तरह से फैल जाता है लोगों के शरीर में, तब उसके बाद पता चल पाता है, और उस वक्त इलाज की स्थितियां बहुत सीमित होती है। तो ऐसे में अगर ये ट्यूटोरियल की जो श्रृंखला स्टार्ट की गई है ताकि अवेयरनेस आए, डॉक्टरों को जल्दी समझ में आ जाए उनके लक्षण से, मतलब पेशेंट के लक्षण से, कि इनको कहीं कैंसर का सिम्टम तो नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? स्वच्छ भारत मिशन जो है ये आपका भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर भारत सरकार के द्वारा यह मिशन की शुरुआत की गई थी। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी के जन्म पर की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है 1986 ईस्वी में की गई है। वर्ष 81 से 90 के दौरान पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक में ग्रामीण स्वच्छता पर जोर दिया गया और फिर भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया। इनमें से किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारे की रूपरेखा तैयार की? स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो था वो अनंत एवं भाग्यश्री के द्वारा मतलब रूपरेखा तैयार किया गया था, नारा और लोगो। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 19 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान को लोगो गांधी का चश्मा है, जिसके दोनों शीशों पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। लोगो महाराष्ट्र के अनंत बरदार द्वारा तैयार किया गया था। इस अभियान का नारा एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसे गुजरात के राजकोट की भाग्यश्री सेठ ने लिखा था, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो अनंत खसबरदार के द्वारा जो है स्वच्छ भारत मिशन का लोगो तैयार किया गया है और गुजरात के राजकोट की भाग्यश्री सेठ के द्वारा जो है उसका नारा लिखा गया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य डैश का निर्माण करना है। भारत सरकार का जो लक्ष्य है स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो प्रदूषण मुक्त वातावरण स्थापित करना है। प्रदूषण मुक्त वातावरण स्थापित करना है। मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? ये आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो गया। मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष कब में शुरू किया गया? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को ये आपका 2003 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 2003 में शुरू किया गया था 2003 में। स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? वह स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो है स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए, मतलब पहले एक स्वच्छ देश भी बनाना है और खुले में शौच मुक्त भारत भी बनाना है। वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत था, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आयुष्मान भारत योजना के बारे में जो है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत, लेकिन अभी की स्थिति में ये आपको जैसे 2021 की स्थिति थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में अब ये शामिल कर लिया गया है। मतलब 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के पर्पस उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल कर लिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को रुपए इतना की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वस्थ सर्वत्र की सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जो है 10 लाख का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा बनाया जा सके। इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है? यह है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा की स्थापना 9 नवंबर 2014 को पूरे
भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है। इससे पहले यह भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। इस मंत्रालय में स्वास्थ्य देखभाल की 7 पारंपरिक प्रणालियों को शामिल किया गया है। आयुष विभाग का पूर्व का नाम क्या था? आयुष विभाग का पूर्व का नाम जो था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी की स्थापना 1995 में की गई थी, जिसका नाम नवंबर 2003 में बदलकर आयुष विभाग रखा गया है। इसके बाद 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत करके आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। निम्नलिखित में स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या सही है? निम्नलिखित में स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या सही है? तो ये देखिए, इसे संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन को, इसका उद्देश्य स्वच्छता लाना था और खुले में शौच मुक्त जो है ODF भारत से उससे मुक्ति दिलाना था। ठीक है। भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का रास्ता बनाया जा सके? तो ये आपका अमृत, उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण। उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण, ये योजना लॉन्च की गई थी, अमृत योजना। भारत सरकार ने जून 2015 में अमृत योजना, उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगियों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता और सुगम बनाया जा सके। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना। मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? ये स्वास्थ्य योजना से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना से संबंधित है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उनके द्वारा जो है ये कोच्चि से प्रारंभ किया गया है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा तैयार की गई योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के करीब 12 लाख छात्रों के लिए फिजिकल हेल्थ एवं फिटनेस प्रोफाइल कार्ड तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत कोच्चि से की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके प्रोफाइल कार्ड को कोच्चि में लॉन्च किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री उस वक्त के जो थे, मतलब प्रकाश जावड़ेकर, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर ने क्या किया था? स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? कोच्चि से की थी। कर्नाटक में पूरी आबादी के लिए चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक एकीकृत स्वास्थ्य योजना आरंभ की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? आरोग्य भाग कर्नाटक सरकार द्वारा पूरी आबादी के चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। उसे आरोग्य भाग बोला गया है, एकीकृत स्वास्थ्य सेवा योजना। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जो है प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर जो है वो कितना है? वो 5 लाख है। अन्य योजना से संबंधित अब कुछ सवाल हैं, इसमें देख लेते हैं हम लोग। अन्य योजना हो गया अदर स्कीम्स। कहते हैं डैश एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
एकल महिला पेंशन योजना, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो तेलंगाना है। एकल महिला पेंशन योजना पहला भारतीय राज्य जो है वो तेलंगाना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू किया है? आनंदम कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। 14 जनवरी 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने हेतु आनंदम योजना की शुरुआत की गई थी। यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। इस योजना का यह योजना मध्य प्रदेश के सभी शहरों तथा पंचायत स्तर पर शुरू की गई है। उत्तराखंड के किस जिले में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने समुदाय के स्वामित्व वाले एक पेयजल कार्यक्रम गंगोत्री स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस परियोजना और स्वजल की शुरुआत की है? ये आपका उत्तराखंड का उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने समुदाय के स्वामित्व वाले एक पेयजल कार्यक्रम गंगोत्री स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस परियोजना और स्वजल की शुरुआत की है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। फरवरी 2018 से शुरू किया गया है। अब विकल्पों में उस संगठन को पहचानने जो शेष से भिन्न है, तो अब यहाँ देखते हैं IISc बेंगलोर और IIM कोझिकोड, IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर। देखिए, तो अब यहाँ सभी जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान के बारे में बोला जा रहा है, जबकि IISc बेंगलोर जो है एक वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षण संस्थान है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बेंगलोर अलग हो जा रहा है यहाँ। अकुशल श्रमिकों के प्रवास के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण है? अकुशल श्रमिकों के प्रवास के लिए जो है निर्धनता जो है वो एक कारण है। FSSAI की पहल क्या है? जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी। ये आपका है रूको, RUCO रूको। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत शुरू की गई है। FSSAI की एक पहल रूको रिपर्स यूज्ड कुकिंग ऑयल है। इस पहल के अंतर्गत उपयोग हो चुके खाद्य तेल यूको यूज्ड कुकिंग ऑयल को जैव डीजल में परिवर्तित करने के लिए संग्रहित किया जाएगा। भारत के विकलांग लोगों के लिए विषयों और मुद्दों को किस मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है? विकलांग लोगों के लिए विषयों और मुद्दों को जो है वो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है, या फिर उनके मुद्दों को देखा जाता है। किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है? मिशन 41 कार्यक्रम की शुरुआत रेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। मिशन 41 कार्यक्रम की शुरुआत रेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसके तहत एक एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के जरिए 10 वर्षों में रेलवे 41,000 करोड़ रुपये बचाएगी। मतलब 10 एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के द्वारा क्या करेगी? 10 वर्षों में 41,000 करोड़ बचाने के लिए एक मिशन 41 की शुरुआत की गई थी। किस संगठन के साथ नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके 3 वर्ष की साझेदारी शुरू की है? वो है आपका CII। भारतीय उद्योग परिसंघ CII जो है के साथ नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों को SDG को पर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करके 3 वर्षों के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य SDG में योगदान के लिए कारोबारियों और उद्योगों हेतु विजन और क्रियाकलाप एजेंडा वार्षिक स्थिति में जुड़े दस्तावेज तैयार करना है। भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकाथॉन मूव हैक किसने लॉन्च किया है? वो नीति आयोग ने लॉन्च किया है मूव हैक। भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकाथॉन
वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन मूव हैक जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े हैकथॉन है में से एक है। हैकथॉन को सिंगापुर सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तथा वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ डेस्को विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्यक्रम सौंपा था। नंदन नीलकेनी को सौंपा था, जो भारतीय विशिष्ट पहचान परियोजना था, जो आज आगे चल के आधार के रूप में परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS जो है कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में समग्र कमी की व्यवस्था करने के लिए सर्वाधिक मानवीय तकनीक है। यह तकनीक कंपनियों और द्वारा औद्योगिक इकाइयों में नियोजित कार्यबल में कमी लाने के लिए प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर राज्य में गरीबों के लिए प्रकाश है तो विकास है नामक एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना का शुभारंभ किया था? वो आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर राज्य में गरीबों के लिए प्रकाश है तो विकास है नामक एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इनमें से किस ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम सुविधा का सेवारत तथा भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों की नौकरी संबंधी शिकायतों का निराकरण करने हेतु 2016 में औपचारिक शुरुआत की गई थी? ये आपका निवारण पोर्टल। इनमें से किस ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम सुविधा का सेवारत तथा भारतीय भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों की नौकरी संबंधी शिकायत के लिए निवारण पोर्टल की शुरुआत 2016 में भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों के शिकायतों का निवारण के लिए किया गया था? भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष जो है कब शुरू की गई थी? 2016 में। आय घोषणा योजना वर्ष 2016 में आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना में ऐसे नागरिक जिन्होंने बीते समय में पूर्ण करों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें इस अघोषित आय की घोषणा करने का एक अवसर है। यह योजना 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक लागू थी। इसके तहत था क्या, जो कि अगर आपने अपनी संपत्ति के बारे में पहले ब्यौरा नहीं दिया है तो आपको एक मौका दिया था कि 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक उसको आप घोषित कर दीजिए। सिर्फ उतना ही इनकम टैक्स लगेगा जो उस पर लगना चाहिए, उस अमाउंट के हिसाब से। डिफरेंस अमाउंट जितना आपने पहले घोषित कर रखा है और जितने को नहीं घोषित किया है, तो नहीं घोषित किए जाने वाले राशि पर जितना आपका इनकम टैक्स बनना था वो लगता। लेकिन उसके बाद अगर अभी आप पकड़े जाते हैं तो आप पर पेनाल्टी भी लगेगा। तो वो एक मौका दिया गया था आय घोषणा योजना। स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण की एक परियोजना ई शक्ति को डैश द्वारा लॉन्च किया गया था। ई शक्ति को नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के मिशन को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने देश में सभी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना को देश भर के 100 जिलों में लागू किया गया। ई शक्ति परियोजना जो है का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को वित्तीय समावेशन के तहत लाने के लिए स्वयं सहायता समूह के खातों का डिजिटलीकरण करना है। ई शक्ति का शुभारंभ कोटा जिले में नाबार्ड द्वारा किया गया है। डैश पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के साथ 2014 में शुरू की गई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। तो ये आपका है राजीव गांधी खेल अभियान। राजीव गांधी खेल अभियान जो है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के स्थान पर 2014 में शुरू की गई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। भारत सरकार ने 2015 में एलईडी बल्बों को बदलने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना की शुरुआत की थी? उज्ज्वला योजना। सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति योजना। उन्नत ज्योति जो है सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति उज्ज्वला योजना जो है वो गरीब परिवार के
लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। यहाँ है ये उजाला योजना। उजाला योजना के लिए द्वारा क्या किया गया था, 2015 में उजाला योजना लागू किया गया था एलईडी बल्बों को बदलने के लिए, सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी की। इस योजना की शुरुआत भोपाल मध्य प्रदेश से हुई थी। ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं की सहायता के लिए 1982 में किसकी स्थापना की गई थी? खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई थी 19 मई 2016 को। इस योजना में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अर्हता 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। देखिए 1982 में जो है मतलब खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की घोषणा की गई थी कि 20 वर्ष पहले अगर मान के चलिए राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन उन्होंने किया था 20 वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, लेकिन वर्तमान में अगर गरीबी से गुजर रहे हैं तो खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना की शुरुआत हुई थी 82 में और 16 में उसको सुधार करते हुए 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख उसकी सीमा कर दी गई। दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला आईटी परिसर स्थापित करेगी? वो है तेलंगाना। दिव्यांगों के लिए आईटी पार्क फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है आईटी पार्क, जो दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से रोजगार सृजन करने का भी एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम डैश का उद्देश्य भारत में विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो ये है आपका समीप। कार्यक्रम समीप के उद्देश्य भारत में विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना है। समीप बोलता है कि स्टूडेंट एंड एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंगेजमेंट प्रोग्राम। समीप हो गया देखिए समीप हो गया स्टूडेंट्स एंड एमईए इंगेजमेंट प्रोग्राम योजना का लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भारत के विद्यालयों और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय के कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में हुई है किसकी? समीप की। भारतीय लघु व्यवसाय के लिए गूगल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साझेदारी है को क्या नाम दिया गया है? डिजिटल अनलॉक। भारतीय लघु व्यवसायों के लिए जो है गूगल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साझेदारी से जो है वो डिजिटल अनलॉक है। उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी करना है। उजाला योजना अभी हमने पढ़ा उधर। इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? सौभाग्य योजना जो है वो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह सबसे बड़ी घरेलू विद्युत अभियानों में से एक है। इस योजना का घोषणा 25 सितंबर 2017 को हुआ था प्रधानमंत्री के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य जो है एक निश्चित समयावधि में देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाना। सौभाग्य योजना जो है वो विद्युत मंत्रालय के तहत है और इस योजना का उद्देश्य जो था वो देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाना है। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है। 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? वो है भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना का एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना जो है वो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। देखिए कहता है कि जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट विकास कार्यनीति विकसित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय उप योजना का आरंभ पंचमी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 74-75 में शुरू हुआ था। इसका कार्य प्रदेश में ऐसे विकास खंडों को चिन्हित करना था जहां जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य है। इसके लिए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना बनाई गई थी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को एलपीजी का निःशुल्क कनेक्शन देना था। ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन, एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान के सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में कौन सा योजना शुरू किया गया था? इसके लिए स्वामित्व योजना शुरू किया गया था। एकीकृत संपत्ति सत्यापन स्वामित्व योजना, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत जो है 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। यह प्रमुख कार्यक्रम है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? ये आपका इसे मिशन मोड में 11 जिलों में शुरुआत किया गया था। इसे मिशन मोड में 11 जिलों में शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है वो आपका 1 मई 2016 को हुआ था। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। 2020 में भौतिक संपत्ति कार्ड, 2020 में भौतिक संपत्ति कार्ड का वितरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ करने के लिए किया गया था? जिनका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यह आपका स्वामित्व योजना है। स्वामित्व योजना है। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? NRDWP का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDP का है। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP 2009 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को अस्थायी आधार पर पीने का पानी, खाना पकाने और घरेलू जरूरतों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना था। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर जो है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है 2009 में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि सभी ग्रामीण व्यक्ति को अस्थायी आधार पर पीने का पानी, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों, सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरुआत की गई है? अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इसके तहत निर्धनतम परिवारों को लक्षित किया गया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना जो है आपका एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित योजना कौन सा है? वो पहल योजना है। इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है वो आपका पर्वतीय तट है। पर्वतीय तट जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। विश्व आर्थिक मंच जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व बैंक जो है वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को जो है पेरिस फ्रांस में है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 की विषय वस्तु क्या थी? 2019 की विषय वस्तु जो है आपका वैश्विकरण, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तु का आकार देना। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? इसमें से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय जो है वो यूरोपीय आयोग है। यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय जो है वो यूरोपीय आयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए गठित एक आर्थिक समूह नहीं है?
आर्थिक समूह नहीं है वो है L18 जो है निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए गठित एक आर्थिक समूह नहीं है। L8 जो है वो आर्थिक समूह नहीं है। देखिए G20 है आर्थिक समूह, सार्क है आर्थिक समूह, G7 जो है वो आर्थिक समूह है, विभिन्न राष्ट्रों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक आर्थिक समूह है। सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, जिस 85 में 8 दिसंबर 85 में हुई थी। इसमें दक्षिण एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। चीन नहीं है इसमें, याद रखना है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव है सार्क में। 85 में इसकी शुरुआत हुई थी। G7 की बात अगर होगी तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, USA, कनाडा है, ठीक है। और G20 जो है G20 में भारत की सदस्यता जो है G20 का मेंबर है भारत 2021 में। इटली में सॉरी ये तो पुराना डिटेल है। 2023 में G20 का मेज़बानी भारत ने अभी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित जो नहीं है वो आपका है मृत्यु दर में कमी है। मृत्यु दर में कमी जो है सतत विकास से संबंधित नहीं है। अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन कौन सा है। अंतर सरकारी संधि इंटर सोलर अलायंस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उसका अंतर सरकारी की जगह होगा। सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है। इस सरकारी के बदले सौर कर दीजिए, ठीक है। जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। 121 देश शामिल है इसमें। एक हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। यह संगठन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। ऐसे राष्ट्रों में धूप की उपलब्धता बहुलता में है। इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में की गई थी। IMF जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में जाना जाता है, की अभिकल्पना जुलाई 1944 के ब्रिटेन वुड न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन में 44 देशों ने एक साथ मिलकर आर्थिक सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क के निर्माण की बात की ताकि प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसके कारण 1930 के दशक में महामंदी जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण मतलब 1930 में जो विश्व की 30 के दशक में जो वैश्विक महामंदी हुई थी उससे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में जुलाई 1944 में जो बैठक हुई थी 44 देशों की, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि आर्थिक सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया और एक संगठन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्था का अस्तित्व में आई उसी समय से। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड किस वर्ष अस्तित्व में आया है। ये आपका है 1948 में। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता कब आया है। 1948 में आया है। 1948 में आया है। उसके बाद विश्व सीमा संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख कौन सा देश बन गया है। विश्व सीमा संगठन का जो है वो एशिया प्रशांत का जो भारत बन गया है। आयरिश राजनयिक द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, आयरिश राजनयिक द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ऑफ WTO के पूर्व महानिदेशक हैं, जिन्हें वैश्वीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है। पीटर सदरलैंड को। पीटर सदरलैंड जो है उनको वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। WTO की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को वर्ष 48 में स्थापित गैट के स्थान पर किया गया था।
विश्व व्यापार संगठन का गठन डैश के तहत 1 जनवरी 1995 को किया गया था। ये माराकेश समझौते के तहत। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार में संबंधित नियम बनाता है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को मराकेश समझौते है मोरक्को में हस्ताक्षरित मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर की गई थी। ठीक है, 15 अप्रैल 1994 को मराकेश जो है समझौता हुआ था, मोरक्को में है ये। इसके तहत 1 जनवरी 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है गेट के स्थान पर ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अभी वर्तमान में 164 देश उनके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसकी स्थापना 95 में की गई है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पीपुल्स चॉइस अवार्ड ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म बनियान नेशंस के संस्थापकों में से एक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? मनी वाजपेयी एक का नाम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक NGO है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक NGO का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय जो है बर्लिन में है। इसका कार्यालय बर्लिन में है। भारत नेपाल सीमा पर मेची नदी पर 158.65 करोड़ की अनुमानित लागत से एक नया पुल भारत नेपाल सीमा पर मेची नदी पर मतलब बनाया जाएगा। इस पुल को भारत द्वारा किसके लिए ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा? ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा इस पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय जो है आपका ये इसमें है, बेसल में है। बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है? बेसल में है। बेसल जो है स्विट्जरलैंड में। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है। UNDP उसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है। UNDP क्या है? UNDP जो है आर्थिक और सामाजिक विकास की गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है UNDP। UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP का जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP का पूर्ण रूप है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियम ये जो है आपका बी हेल्थ बी मोबाइल WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियम के लिए बी हेल्थ एंड बी मोबाइल चालू किया है। बी हेल्दी और बी मोबाइल एक संयुक्त पहल है गैर संक्रामक रोगों NCD को रोकने और नियंत्रित करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों में से एक है। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? सतत विकास शब्द जो है 87 में आया है। इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई। सतत विकास की स्थापना वास्तविक विकास वर्ष 1987 में आया है। इसका हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट द ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। द ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इसका पहली बार उल्लेख हुआ था। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाया? ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा लाया, इस अस्तित्व में आया है। और ये जो है 87 में इसकी मतलब ये विकसित हुआ है। सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट आया है 87 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आया है। इसका उद्देश्य जो है ये सतत विकास का आर्थिक कुशलता, सामाजिक स्वीकार्यता और पारिस्थितिकीय परिस्थितियों पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदर्भित की जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपना विकास कर लिया, फ्यूचर का जो पीढ़ी आएगा उनको मुश्किल हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है कि बगैर भविष्य के जीवन को क्षति पहुंचाए हुए अपना विकास करना। समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेक्जिट जो है निम्नलिखित देशों में से किस देश के संबंधित है? ये जो है ब्रेक्जिट जो है यूरोपियन संघ से संबंधित है। यूरोपियन संघ से संबंधित है तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यूके मजबूरन देना होगा। ऐसे है कि यूरोपियन संघ से अलग ब्रेक्जिट जो है यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से अलग होना जो है वो ब्रेक्जिट बोला गया है। मतलब
उस यूरोपियन संघ के समूह से अलग होना ब्रेक्जिट के रूप में जाना जाता है। असल में हुआ था कि दातव्य है कि 23 जून 2016 को एक जनमत संग्रह में ब्रिटेन के 51.89% लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान दिया था और 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। अब औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, विप्रो लिमिटेड निगमन किस वर्ष हुआ था? विप्रो लिमिटेड का निगमन जो है वो आपका 1945 में हुआ था विप्रो का। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जो है उसका निगमन कब हुआ था? हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का निगमन जो है 1964 में हुआ था। 1955 में मंजूरी की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया है, को डैश के रूप में जाना जाता है, कर्वे समिति के रूप में जाना जाता है, कर्वे समिति के रूप में जाना जाता है। आबिद हुसैन समिति जो है 1997 में लघु उद्योग से संबंधित था। नायक समिति जो है लघु उद्योग में विद्यमान रुग्णता के लिए। कोठारी समिति स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित था। भारत में उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। उद्योग विकास एवं अधिनियम 1951 में अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है? मांग निर्धारक नहीं है वो है विक्रेता की सूची और पसंद। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वर्णित किया जा सकता है। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारत उद्योगों को किस श्रेणियों में बांटा जा सकता है? भारत उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से, और निजी क्षेत्र। 17 नवंबर 1955 को भारत सरकार के ने एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज यूके के साथ भारत में भारी विद्युत उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक कारखाने की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी के सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड जो है के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये आपका है भोपाल है। नियोक्ता द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति के ऊपर और उसके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुलब्धियां पर को क्या कहा जाता है? अनुषंगी हितलाभ। नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति के ऊपर उसके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुलब्धियों को अनुषंगी हितलाभ बोला जाता है। अनुषंगी हितलाभ बोला जाता है। औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया है? औद्योगिक विकास अधिनियम पहली बार भारत में जो है 1951 में लागू किया गया है। 1951 में लागू किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। सेल में 75% इक्विटी भारत सरकार की है। यह एक महारत्न कंपनी है। लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? लघु उद्योग के लिए जो है वो आपका कर्वे समिति अभी हम लोगों ने देखा था। लघु उद्योग की प्रोत्साहन के लिए कर्वे समिति को संवर्धन के लिए कर्वे समिति का गठन 55 में किया गया था। लघु उद्योगों को संवर्धन के लिए कर्वे समिति का गठन किया गया था। सूक्ष्म उद्योग जो है वो 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। लघु उद्यम के लिए 50 करोड़ और मध्यम उद्यम के लिए जो है 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। मतलब इसको 2020 में संशोधित किया गया था और संशोधित करने के बाद जो है इसके बारे में जो परिभाषित किया गया, जो सूक्ष्म का 5 करोड़ का टर्नओवर, लघु उद्यम का 50 करोड़ का और मध्यम का 250 करोड़ का। इनमें से कौन सा किसी फर्म के लिए अस्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? अस्थिर लागत का उदाहरण नहीं है वो है अनुरक्षण और मरम्मत। अनुरक्षण, मेंटेनेंस एंड रिपेयर जो है वो उसका उदाहरण नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन जो है 24 जनवरी 1973 को किया गया। उससे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उसका नाम था। सेल के 5 एकीकृत संयंत्र जो है वो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, आसनसोल है, जबकि 3 विशेष इस्पात संयंत्र सलेम में, दुर्गापुर में और भद्रावती में है। 5 जो एकीकृत इकाई सेल का है वो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, आसनसोल है, जबकि 3 जो विशेष इस्पात संयंत्र सलेम, दुर्गापुर और भद्रावती में है।
29 अगस्त डैश को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया। वो आपका है 1956 ईस्वी में। 29 अगस्त 1956 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। करवे समिति किसका गठन वर्ष 1955 में किया गया था? करवे समिति जिसका गठन 55 में किया गया था वो किसके लिए था? लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए था। लघु उद्योगों के संवर्धन के पर्पज से था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने डैश भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को कड़ी टक्कर दी थी। औद्योगिक क्रांति ने मशीनों द्वारा उत्पादित निम्न लागत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के कारण औद्योगिक क्रांति हुई थी। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को कड़ी टक्कर देने के पीछे हुआ था कि उस समय जो मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 14 में भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी थी? घरेलू लाइसेंस की वैधता जो 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी थी घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहित करने के लिए। उद्योग जगत के मध्यम और दीर्घकालिक वित्त पोषित प्रदान करने हेतु इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक वैधानिक निगम के रूप में कब स्थापित किया गया था? वो 1948 में स्थापित किया गया था। 1948 में स्थापित किया गया था। एकाधिकार द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम डैश में पारित किया गया है? 1969 में पारित किया गया है। एकाधिकार द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जो है 1969 में पारित किया गया था। उद्योग और व्यापार के संबंध में एमआरटीपी का पूर्ण रूप, उद्योग एवं व्यापार के संबंध में एमआरटीपी का पूर्ण रूप जो है वो आपका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में ये एमआरटीपी बताता है। ठीक है, उद्योग और व्यापार से संबंधित एमआरटीपी जो है आपका बताता है कि का पूर्ण रूप तो ये मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, जो उद्योग व्यापार के संबंध में एक अधिनियम है। इस अधिनियम जो यह अधिनियम 18 दिसंबर 1969 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया, 1 जून 1970 से लागू किया गया। दत्ता समिति की सिफारिश पर 1969 में कुछ अमीरों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता सुनिश्चित न करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था, जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करता था। वर्तमान में यह भारत में लागू नहीं है क्योंकि इसे निरस्त कर दिया गया। 1 सितंबर 2009 से प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 प्रतिस्पर्धा अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति के बाद जो है वो शराब उन कुछ उद्योगों में से एक है जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। क्या किया गया 1991 में? भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद सिर्फ शराब है उन उद्योगों में से एक जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र सीपी जो है कॉमर्शियल पेपर डैश में पेश किया गया था। कॉमर्शियल पेपर जो है 1990 में पेश किया गया था। भारत में औद्योगिक घरानों द्वारा कॉरपोरेट घरानों के द्वारा कॉमर्शियल पेपर जो है 1990 में पेश किया गया था। वाणिज्यिक पत्र एक कंपनी द्वारा जारी किया गया एक असुरक्षित लघु अवधि का ऋण उपकरण है जो आमतौर पर वित्त एवं सूची द्वारा अस्थायी देनदारियों के लिए है। किसी फर्म का संपूर्ण राजस्व वक्र फर्म द्वारा किए गए डैश और फर्म के उत्पादन स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है। यह आपका संपूर्ण राजस्व, किसी फर्म का संपूर्ण राजस्व वक्र फर्म द्वारा किए गए संपूर्ण और फर्म के उत्पादन स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है। 1973 के औद्योगिक नीति वितरण के अनुसार निजी क्षेत्र को केवल डैश या उससे अधिक की कुल परिसंपत्तियां होने के बाद अपने उद्योग की लाइसेंस की आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। यह आपका 20 करोड़। 1973 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार निजी क्षेत्र को केवल 20 करोड़ या अधिक की कुल परिसंपत्ति होने के बाद ही उद्योग के लाइसेंस की आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है? प्राइस सीलिंग का अर्थ जो है वस्तुओं का या सेवाओं के ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। प्राइस सीलिंग का मतलब है किसी वस्तुओं या सेवाओं का ऊपरी सीमा का जो है वो सीलिंग करना है। इनमें से कौन सा महारत्न दर्जा प्राप्त है? महारत्न का दर्जा है MTNL को प्राप्त है।
भारत में वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है नवरत्न कंपनी है। सॉरी, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त नहीं है? तो नहीं जो है वो MTNL को है। MTNL एक नवरत्न कंपनी है, जबकि IOCL, गेल और भेल जो है वो आपका महारत्न कंपनी है। इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो देखिए इसमें से देखते हैं, तो जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC जो है, ये तीनों है। तो यहाँ पूछा गया है कि नहीं है, तो शिपिंग कॉरपोरेशन जो है ये हो जाएगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक अभी नवरत्न कंपनी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है अभी नवरत्न कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी है? तो भेल जो है, मतलब ये सॉरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं है, ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एक महारत्न कंपनी है। देखिए 11 जो है महारत्न कंपनी वो कौन कौन है? सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक ONGC, भारतीय तेल निगम IOC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, ऑयल कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका है। भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल जो है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भेल जो है एक क्या है? एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक कंपनी है, वो महारत्न कंपनी है। इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? इसमें से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पास जनवरी 21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महारत्न का दर्जा नहीं था? तो वो है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास नहीं था, गेल के पास था, कोल इंडिया के पास था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास था। निम्नलिखित में से कौन एक PSU नहीं है? तो PSU जो नहीं है वो आपका BSNL नहीं है। BSNL नहीं आता है मतलब क्योंकि इसमें जो है हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की मतलब शेयर धारकों की बढ़ा दी गई है। BSNL PSU के अंतर्गत नहीं आता है। गेल, सेल और ONGC इसके अंतर्गत आता है। भारत संचार लिमिटेड है, यह नई दिल्ली में एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है। इसे 1 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार द्वारा निगमित कर लिया गया, इसलिए ये जो है PSU नहीं है, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? ये आपका लोक उद्यम विभाग देता है। लोक उद्यम विभाग जो है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का वर्गीकरण नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का वर्गीकरण जो नहीं है वो राज्य, निजी क्षेत्र के उद्यम नहीं है। IBEF की स्थापना इंडिया लॉन्ग मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। IBEF की स्थापना 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया लेवल के अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? कोर सेक्टर इंडस्ट्री में चीनी शामिल नहीं है, कच्चा तेल, उर्वरक और सीमेंट शामिल है। कोर सेक्टर इंडस्ट्री में किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? विजाग स्टील के नाम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्टील कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है। विशाखापट्टनम में यह विजाग स्टील स्थापित है। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र? एक PSU, एक महारत्न है। महारत्न इसमें जो है वेल है, इसमें महारत्न भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवरत्न कंपनी नहीं है?
नवरत्न कंपनी जो नहीं है, इसमें से तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड जो है वो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो आपका नवरत्न कंपनी नहीं है, वो महारत्न कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ? टिस्को का निगमन जो है 1907 ईस्वी में हुआ है। टाटा स्टील पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को के नाम से जानी जाती थी। भारत की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर झारखंड स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ है। यह विश्व की अग्रणी इस्पात कंपनी है। इसका वार्षिक उत्पादन 34 मिलियन टन है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है, राजनीतिक भूगोल। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। जमशेदपुर झारखंड में इसका मुख्य प्लांट है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई जो एलआईसी द्वारा प्रशासित है? ये आपका आम आदमी बीमा योजना। भारत सरकार द्वारा भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय ने आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना के विलय करके आम आदमी बीमा योजना कर दिया है, जिसे 1 जनवरी 13 से लागू किया गया है। पहले क्या था? जनश्री बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना था, दोनों को मर्ज करते हुए इसे लागू कर दिया गया, आम आदमी बीमा योजना। बजाज ऑटो एक डैश क्षेत्र का उद्योग है। बजाज ऑटो जो है एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। इस कंपनी की स्थापना 1945 में जमनालाल बजाज ने किया था। इसका मुख्यालय जो है वो पुणे में है। किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? मुंबई को वाणिज्यिक राजधानी के रूप में माना जाता है, जिसकी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5% भागीदारी है। यहाँ भारत के प्रमुख आर्थिक संगठन जैसे रिजर्व बैंक, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अवस्थित हैं होने की वजह से इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। लगभग 10 करोड़ की एक दैनिक कमाई के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आभूषण बाजार जो है वो कौन सा बन गया है? मेरठ। मेरठ जो है 10 करोड़ की दैनिक कमाई के साथ जो है भारत का एक सबसे बड़ा आभूषण, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार बन गया है। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में जो है मैक्रो रत्न को नहीं वर्णित किया जा सकता है। महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न को उसमें वर्णित किया जा सकता है। भारत सरकार का प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? भेल का पूर्ण रूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। भेल का पूर्ण रूप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE ऑयल इंडिया लिमिटेड एक क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है एक महारत्न, एक नवरत्न, ONGC जो है वो महारत्न है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है नवरत्न है। अब विविध से संबंधित क्वेश्चंस जो बचा हुआ है, तो विविध से संबंधित क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए और तैयारी से संबंधित किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न, कोई प्लानिंग में अगर लग रहा है कि स्ट्रेटजी में आपको अगर सुझाव चाहिए कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप बेशक बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसमें आपको सहयोग कर सकें, मतलब कि किस रूप से तैयारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये चूँकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से हम आपको कोशिश करेंगे सुझाव देने की। अमल में लाना तो आपका काम है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।